तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशंस। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब ऑसिलेशंस तो हमने सीख लिया, ऑसिलेशन यानी कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हो रहा है उसका एक पार्ट है, राइट। लेकिन ऑसिलेशंस में भी काफी सारे टाइप्स के होते हैं। जो अभी हमने ऑसिलेशन सीखा वो सिंपल टाइप का ऑसिलेशंस था। अब हम डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस सीखेंगे। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर्स। और आज के लेक्चर्स के अंदर हमारा ये चैप्टर्स खत्म हो जाएगा। थियरिकल पोर्शंस, एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स हो गए वो लास्ट लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं करा दूंगा बच्चों। ओके तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशंस बोले या तो डैम्प्ड ऑसिलेशन बोले, एक ही चीज है क्या डैम्प्ड ऑसिलेशन? पीरियडिक ऑसिलेशंस विद ग्रेजुअली डिक्रीज द एम्पलीट्यूड। ऐसा ऑसिलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। कोई बता सकता है ऐसा कोई एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस का जिसके अंदर एम्पलीट्यूड कम हो रहा हो ऑसिलेशन के अंदर? हेलो, कोई बता सकता है एग्जांपल उसका? पेंडुलम। पेंडुलम, यस। ओके, अभी तक हमने देखा ना कि पेंडुलम में हम ऐसा सोच रहे थे कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रहा है ऑसिलेशन, लेकिन बच्चों एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जब पार्टिकल्स जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तब हम कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ले लेते, ओके, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ले लेते क्योंकि एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है उसको अपनी तरफ खींचने में। अब वो रिस्टोरिंग फोर्स के अलावा दूसरे काफी सारे फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, लाइक एग्जांपल फॉर डैम्पिंग फोर्स है क्या डैम्पिंग फोर्स? आई नो कि अभी तक आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ है, एक एग्जांपल लेके हम उसको समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो ऑसिलेशन हो रहा होता है, समझ लो कि पेंडुलम को हम एक बार धक्का दे दिया, क्या वो कंटिन्यूस ऐसे करते रहेगा? यदि ऐसा होता तो कोई भी ऑसिलेशन को एक बार फोर्स लगाने की जरूरत है और उस फोर्स की वजह से वो कंटिन्यूस आउटपुट वर्क एनर्जी देता रहेगा। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के खिलाफ है। ये तो ऐसा हुआ कि थोड़ा सा फोर्स लगा दो, वर्क दे दो और परमानेंटली काम हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म इन्फिनिटी टाइम तक। एक टाइम तो ऐसा आएगा कि वो धीरे धीरे उसका ऑसिलेशन क्या होता रहेगा, धीरे धीरे उसका कम होता रहता है। उसमें काफी सारे फैक्टर अफेक्ट कर रहे होते, लाइक एग्जांपल फॉर एयर रेजिस्टेंस। दूसरे भी कॉज हो सकते हैं लेकिन हम पेंडुलम की यहाँ बात कर रहे हैं बच्चों। उस पेंडुलम में जब हम फोर्स लगाते हैं पेंडुलम को तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो पेंडुलम का फोर्स यानी कि ऑसिलेशन धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होता जा रहा है, कम होता रहा है। तो उसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। कोई डाउट बच्चों? ना सर। अब एग्जांपल ले लेते, समझ लो कि ये पेंडुलम है, ओके, हम मेन पोजीशन में है, हमने फोर्स लगाया तो फोर्स लगाया तो ऐसे मूवमेंट करता रहेगा, स्टार्ट हो जाएगा, हाँ कि ना बच्चों? ये मूवमेंट कंटिन्यूस, क्या ये बोब कंटिन्यूस मूवमेंट करता रहेगा ऐसे टू एंड फ्रो मोशन में? नो। ना। क्यों? व्हाई? रीजन क्या है? क्यों आफ्टर सम टाइम्स रिस्टोरिंग स्टॉप? फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स, दोनों फोर्स की वजह से वो जनरली क्या होता है, कम होना, यानी कि उसका ऑसिलेशन धीरे धीरे कम हो जाता है। कोई डाउट बच्चों इसमें? डैम्पिंग ना। फोर्स यानी कि पता चल गया वो फोर्स जो वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, समझ लो फ्रिक्शनल था वैसे रेजिस्टेंस, ओके। एक दूसरा एग्जांपल टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो ले लेते। एक स्प्रिंग को एक रिजिड सपोर्ट के साथ रख के हम पानी में डाल रहे, उस स्प्रिंग के साथ हमने एक ब्लॉक लिया और ब्लॉक के साथ एक वेन लगा दी। वेन यानी कि वन टाइप ऑफ ऐसा टी सेक्शन जैसा पोर्शन होता है, ओके। अब उसको पानी के अंदर बीकर के अंदर क्या कर दिया हमने, डिप कर दिया। अब समझ लो स्प्रिंग को हम खींच रहे, ध्यान दो बच्चों, ब्लॉक्स मूव्स अप एंड डाउन और उसके साथ उस ब्लॉक के साथ ये वेन भी ऊपर नीचे होगी क्योंकि उसके साथ अटैच है, हाँ कि ना बच्चों? लाइक एग्जांपल फॉर ऐसे, एक मिनट, हाँ, ऐसे मूवमेंट जो स्प्रिंग ब्लॉक को ऊपर नीचे करेगा, स्प्रिंग की वजह से ब्लॉक के साथ अटैच वेन भी ऊपर नीचे होगा। अब होगा ऐसा कि उस वेन के ऊपर कोई फोर्स लगेगा, उसको हम डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं। अब यहाँ ये डैम्पिंग फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? विस्कोस फोर्स की वजह से, हाँ कि ना? ये वेन ऊपर ऊपर जाने का ट्राई करेगा या वेन नीचे आने का ट्राई करेगा तब उसके ऊपर ये पानी का बियॉन्ड फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में,
और जिसकी वजह से ये जो स्प्रिंग की जो मूवमेंट मोशन है ऑसिलेशन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डैम्प्ड हो जाएगा और बंद हो जाएगा। तो उसको हम डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? डैम्पिंग फोर्स। कोई डाउट कॉन्सेप्ट के अंदर ना फील हुआ? कॉन्सेप्ट फील हुआ? लाइक आप स्विंग के अंदर बैठे हो, जोर से एक बार स्विंग कर दे, क्या हर बार कंटिन्यूस चालू रहेगा? नहीं, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होते 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 एक टाइम पे वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। काफी सारे उसके फोर्स अफेक्ट कर सकते हैं, लाइक ग्रेविटेशनल पुल हो सकता है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से, या जो पार्टिकल्स मूवमेंट हो रहे हैं उसकी वजह से, उसके बीच के जो फ्रिक्शन लग रहा है, काफी सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे ऑसिलेशन के अंदर। जो ऑसिलेशंस में उसको धीरे 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 ऑपोजिट फोर्स लगा के वो उस ऑसिलेशंस को कम कर दे, उसके एम्पलीट्यूड को कम कर देंगे। तो इसके हिसाब से हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो फोर्स है वो डैम्पिंग वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही। स्विंग को धक्का दिया, पहले फास्ट भागेगा, बाद में धीरे 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 स्पीड उसकी कम होती जाएगी, हाँ कि ना? तो हाँ फोर्स सर। प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, लेकिन एक याद रखना है, प्रोपोर्शनलिटी में माइनस आता है। क्यों माइनस आता है? यहाँ स्पीड क्या हो रही है बच्चों, एक्चुअल में कम हो रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन कम। फोर्स। और ये डैम्पिंग फोर्स का एक फॉर्मूला है। स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला याद हो तो रिस्टोरिंग फोर्स का था माइनस के एक्स, याद आया? स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला माइनस के एक्स था। वैसे ही यहाँ डैम्पिंग फोर्स का फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल टू माइनस बी इंटू वी, वेर बी इज द डैम्पिंग कांस्टेंट। डैम्पिंग कांस्टेंट यानी कि वो रुकने वाला फोर्स, और उसकी वजह से कांस्टेंट टर्म मिला वो। एनी डाउट्स? ना ओके, सो नेगेटिव साइन आपको पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स में भी माइनस के एक्स आता, तो माइनस साइन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो सेम यही चीज डैम्पिंग फोर्स भी मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है। तो अब समझने बैठे तो पूरा कॉन्सेप्ट के अंदर ये पता चला कि ये जो ऑसिलेशन हो रहा है उसमें खाली रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होता, उसके साथ साथ कौन सा फोर्स होता है बच्चों? डैम्पिंग फोर्स भी होता है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन वाला। हेलो, अभी तक हम क्या मान रहे थे? सर। स्प्रिंग के ऊपर लग रहा फोर्स खाली एक ही है, रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग है। अब उसके साथ हमने पता चल गया कि ये वेलोसिटी डैम्पिंग। को रोकने वाला एक डैम्पिंग फोर्स भी है। तो नेट फोर्स यानी कि फोर्स का फॉर्मूला एम इंटू ए था बच्चों, याद हो तो आपको। नेट फोर्स कितना लग रहा है ब्लॉक के ऊपर, एम है। हाँ। डैम्पिंग फोर्स का हमने फॉर्मूला अभी डिराइव किया, और रिस्टोरिंग फोर्स का आपको पता है। बोलो चलो, तीनों तीन फॉर्मूला दिखाओ, क्या क्या? एफ का क्या फॉर्मूला लगाएंगे? एम ए। डैम्पिंग फोर्स का माइनस बीवी, और स्प्रिंग बीवी। कांस्टेंट का के एक्स। तो सारे फॉर्मूला लगा दिए तो आपको कुछ ऐसा फॉर्मूला मिलेगा, नेट फोर्स एम ए, डैम्पिंग फोर्स माइनस बीवी, और रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स। कोई डाउट? ना माइनस वाले टर्म से उसको लेफ्ट साइड पे ले लेंगे तो सारे एक इक्वेशन मिल जाएगा, एम ए प्लस बीवी प्लस के एक्स। अब ए एक्सीलरेशन है, ए एक्सीलरेशन तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर होता है। एक्सीलरेशन हाँ। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। कैसे पता चला बोलो? डबल डिफरेंशिएशन में એટલે આપણે d નો हाँ, સ્ક્વેર કરે जो એટલે ડબલ થઈ वेलोसिटी ગયું यानी कि डी एक्स बाई डी टी, और एक्सेलरेशन यानी कि डी बाई डी टी। अब v के अंदर अब डी एक्स बाई डी टी लगा दो, v की जो वैल्यू है डी एक्स बाई डी टी, तो डबल डिफरेंशिएशन हो गया, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये मिला आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब b इंटू वेलोसिटी का क्या होगा? डी एक्स बाई डी टी, और ये तो के एक्स ही है। तो बच्चों ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हाँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन का इसको ऐसे बोले कि एसएचएम का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोल सकते हैं उसको। क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला? स्टैंडर्ड फार्मूला। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है m इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, बी इंटू डी एक्स बाई डी टी, और k इंटू एक्स। बी डैम्पिंग कांस्टेंट, k स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, चलो अब उस इक्वेशन को सोल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। वैसे आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मैथ्स का पोर्शन है, ओके, और टेक्स्ट बुक में नहीं दिया और कहीं भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। लेकिन वो याद रखना है कि उस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद, ये पूरे के पूरे इक्वेशन को सोल्व करने के बाद x की वैल्यू क्या आएगी? जैसे कि आपको इक्वेशन दिया होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो नहीं हम सोल्व करते x की वैल्यू को, जैसे 5x स्क्वायर समझ लो 6x प्लस
12 ऐसा कुछ दिया हो तो हम x की वैल्यू निकालते हैं। वैसे इस इक्वेशंस में x की वैल्यू यदि हम निकालेंगे बच्चों इस इक्वेशन में से, तो x की वैल्यू कुछ इस हिसाब से आएगी, x इज इक्वल टू a e रेज़ टू माइनस bt बाई 2m। याद रखना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, इनटू cos ओमेगा t प्लस अल्फा। हेलो, हाँ सर। x की वैल्यू याद रखनी है, उसका डेरिवेशंस कहीं आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन वैल्यू याद रख सकते हो। x इज इक्वल टू ए रेज़ टू माइनस बीटी। अब वैसे समझने बैठो तो वन टाइप ऑफ ऑसिलेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, देखो ए cos ओमेगा टी, हाँ कि ना। बस खाली यहाँ डैम्पिंग फोर्स की वजह से e रेज़ टू माइनस बीटी अपॉन 2m ऐड हुआ, और यहाँ कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा ओमेगा। बाकी एज यूजुअल ऑसिलेशंस वाला ही फॉर्मूला है बच्चों। तो x इज इक्वल टू a रेज़ टू माइनस बीटी अपॉन 2m cos ओमेगा टी प्लस अल्फा। यहाँ आप देख सकते हो x की वैल्यू जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज होगी। क्यों बताओ? पावर माइनस में है, टाइम बढ़ेगा तो पावर माइनस में इंक्रीज होगा, माइनस में वैल्यू इंक्रीज यानी ओवरऑल डिक्रीज। ओके। तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज विद द टाइम एक्सपोनेंशियली। एम्पलीट्यूड भी क्या हो रहा है यहाँ, डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि वैसे समझने बैठो तो एम्पलीट्यूड यहाँ a इज इक्वल्स टू a नॉट e रेज़ टू माइनस bt अपॉन 2m लिख सकते हो। तो जैसे जैसे मैं टाइम को इंक्रीज करता जाऊंगा एम्पलीट्यूड की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। वही कॉन्सेप्ट जो आपको फील करा रहा है कि स्विंग को टाइम के साथ साथ हम क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड यानी कि उसकी स्पीड और उसका मोशन जो है वो धीरे 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 डैम्पिंग होना स्टार्ट हो जाता है। कोई डाउट बच्चों? ना सर। इजी है टॉपिक। ओके, 2-3 फॉर्मूला से भी आपकी थियरी बन जाएगी। ओके, एक क्योंकि अब डेरिवेशन नहीं है तो डायरेक्टली थोड़े फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे आपको, जैसे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका ये फॉर्मूला मिला आपको ओमेगा डैश अंडर रूट k बाई m माइनस b बाई 2m का होल स्क्वायर। वैसे अभी तक ओमेगा का फॉर्मूला आता था क्या, ओमेगा का फॉर्मूला क्या आता था याद करो, अंडर रूट k बाई m आता था, रूट के बाई एम के बाई। तो बस इतना ऐड हुआ डैम्पिंग। तो जैसे आपने देखा कि फोर्स कांस्टेंट में डैम्पिंग फोर्स ऐड हुआ, एम्पलीट्यूड में e रेज़ टू माइनस बीटी बाई 2m ऐड हुआ, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी में भी कुछ ऐड होगा, यानी कि कुछ चेंज होगा। तो जो चेंज हुआ है वो हमने यहाँ लिखा हुआ है, माइनस b बाई 2m जितना चेंज हुआ। और टाइम पीरियड का भी सिमिलरली ऐसे कुछ फॉर्मूला बनेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई km था, इसकी वजह से यहाँ उसकी जगह यहाँ कुछ ऐसा फॉर्मूला बनेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा आता है ना बच्चों। हाँ। ओमेगा यानी कि आपने ऊपर देखा ना किया था, ओमेगा इज इक्वल टू वो। चलो कोई डाउट? सर અહીંયા બી શું છે? b जो हमने ना लिया था bv, फोर्स इज इक्वल टू bv, डैम कांस्टेंट नहीं लिया था आगे फॉर्मूला में, डैम कांस्टेंट, जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट आता है ना ऐसे डैम कांस्टेंट है, पता चला कि ना? ओके, अब आप देख सकते हो टाइम पीरियड जो है, अब b बाई 2m की वैल्यू जैसे जैसे हम क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज। कैसे बोलो? चलो, ये वैल्यू इंक्रीज हुई तो डिनोमिनेटर छोटा हुआ, और डिनोमिनेटर छोटा हुआ तो टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ। नहीं पता चला? देखो समझी क्या? ऐसे ये k बाई m की जगह ऐसे कुछ वैल्यू ले लो, x और y। ओके, थोड़ा फील कराने के लिए। अब y की वैल्यू में इंक्रीज करूंगा तो नीचे की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, ओवरऑल वैल्यू। तो x माइनस वाई की वैल्यू डिक्रीज होगी, y की वैल्यू इंक्रीज कराने से। हेलो, पूरे की पूरी वैल्यू, Yes, क्योंकि sir. माइनस ज्यादा हो रहा है ना, वैल्यू समझ लो कि सम एग्जांपल फॉर x की वैल्यू 15 थी और y की वैल्यू 5 थी। अब मैं x की वैल्यू क्या कर देता हूँ, सॉरी y की वैल्यू क्या कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ। तो डिनोमिनेटर क्या हुआ यहाँ, 15 माइनस 5 10 था, तो 15 माइनस 10 5 हो गया, डिनोमिनेटर कम हुआ, यहाँ 10 हुआ, यहाँ 5 हुआ, डिनोमिनेटर कम हुआ तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज। रेसिप्रोकल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कोई डाउट? ना। ये स्टेटमेंट समझ में आया कि टाइम पीरियड के अंदर b बाई m की वैल्यू इंक्रीज होने से डैम्पिंग
टाइम पीरियड जो होता है वो इंक्रीज होता है, b/2m की वैल्यू इंक्रीज होने से टाइम पीरियड इंक्रीज होता है। कोई डाउट किसी को? ना। और डैम्पिंग का अब बनाओ तो ग्राफ ऐसे कुछ मिलता है। ओके, पहले क्या थी, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा था, आगे पीछे ऐसे हो रहा था, धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट कम होता गया, धीरे धीरे वो मीन पोजीशंस पे आता जाएगा। ओके, एग्जाम में लिखना होता है, ऐसे ग्राफ बनाना होगा आपको। चलो एक बार और फटाफट से थोड़ा सा रिकॉलिंग कर ले सारे फॉर्मूलास। थोड़ा मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ बच्चों खाली फॉर्मूला के लिए। चलो सारे फॉर्मूला रिकॉलिंग कर ले, कैसे याद रखा था पहले, डैम्प कॉन्सेप्ट फील हो गया पहले तो वो देख लो, कॉन्सेप्ट पता चलेगा तो आगे आप डेरिवेशन में भी खुद से लिख पाओगे। कॉन्सेप्ट पता चल गया, डेफिनेशन पता चल गई कि जिसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो तो इस टाइप के ऑसिलेशन को डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। बाद में कॉन्सेप्ट समझाया था कि भाई एयर रेजिस्टेंस की वजह से डैम्पिंग हो रहा है। बाद में हमने एग्जांपल टेक्स्ट बुक का लिया था, ये ब्लॉक वाला एग्जांपल आपको समझाना पड़ेगा इनकेस पूछे तो डैम्पिंग फोर्स के बारे में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, तो ग्रेविटेशनल, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन। और डैम्पिंग फोर्स का फॉर्मूला हमने लिखा F = -BV। ओके, अब टोटल फोर्स लग रहा था, उसमें डैम्पिंग लगा और रिस्टोरिंग फोर्स लगा, तो कंपैरिजन किया, डैम्पिंग और रिस्टोरिंग फोर्स के फॉर्मूला डाले, डैम्पिंग का BV, फोर्स का KX, इस साइड आ गए सारी वैल्यू, एक ही जगह d² x/dt², x की वैल्यू मेन बनाई, तो e⁻, ये याद ही रख लेनी है। ओके बच्चों, ये जो वैल्यू नीचे मिली x की, ओके ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, खाली ये याद रखना है आपको, e⁻bt/2m। हाँ बोलो सर, रिस्टोरिंग फोर्स ने डैम्पिंग फोर्स में डिफरન્સ શું છે? રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ મટીરિયલ કે જે સ્પ્રિંગ લીધેલી છે ને એના લીધે લાગે છે, સ્પ્રિંગની અંદરના જે મટીરિયલ હોય ને એના લીધે લાગે છે, ડેમ્પિંગ ફોર્સ સ્પ્રિંગની આસપાસના એર રેઝિસ્ટન્સ કે ફ્રિક્શનના લીધે લાગે છે। ખ્યાલ આવ્યો? ओके सर। हाँ, ये स्विंग है, समझ लो। तो ये जो स्विंग के ये जो फ्रिक्शन हो रहा है मटेरियल का जो फ्रिक्शन हो रहा है उसकी वजह से KX स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये जो एयर है, ये जो मूवमेंट हो रहा है, तो एयर रेजिस्टेंस, एयर उसको विस्कोस फोर्स लगाती है, एयर की वजह से ये जो रुकता है वो डैम्पिंग फोर्स है। डाउट? नो सर। ओके, बाद में हम इस फॉर्मूला में आए हुए टर्म्स को समझाए, एक टी की वैल्यू इंक्रीज होने से एक्स की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। ओके, और सारे फॉर्मूलास रिकॉलिंग करवाए, ओमेगा का, टाइम पीरियड का, √ ओमेगा का क्या होगा, √ K/m - B/2m। चलो सारे फॉर्मूला एक बार रिकॉलिंग में अपने हिसाब से करा रहा हूँ तो थोड़ा ज्यादा रहेगा। चलो पहले क्या, कौन सी चीज याद रखी, कॉन्सेप्ट समझा दो, डेफिनेशन समझ, कॉन्सेप्ट के अंदर डेफिनेशन और जो फिगर एक्सपेरिमेंट किया था वो, इस थियरम, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या समझाना वो बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट यानी कि डेफिनेशन बता सकते हो बच्चों अपने हिसाब से, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, और वो फिगर ब्लॉक वाला एग्जाम्पल, स्प्रिंग के अंदर पानी के अंदर डाला वो। दूसरा फोर्स समझा दो, तो डैम्पिंग फोर्स यानी कि -BV। तीसरा नेट फोर्स = डैम्पिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में समझा दो, नेट फोर्स MA, डैम्पिंग फोर्स BV और रिस्टोरिंग फोर्स KX। एक साइड ले लो, एक ही जगह डबल डिफरेंशिएट x का टर्म ले लो सारे, हेलो हाँ सर। हाँ जाग छो ना चलो अब हम क्या लिखेंगे बोलो, x का फॉर्मूला डिराइव किया था, याद हो तो क्या था, x = इसमें से x की वैल्यू निकालो तो e⁻bt/2m cos ओमेगा t + 5। ये अल्फा लिखते थे वहां। ओके, एक ही चीज है, तो x की वैल्यू याद रह गई इस डेरिवेशन से, जो आई वो याद रखनी है एक्चुअली बच्चों। ओके, अब क्या याद रखा था हमने, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का फॉर्मूला याद हो तो बच्चों,
क्या था रूट के ओमेगा? बाय एम जनरली माइनस फॉर्मूला बी क्या स्क्वायर आता बाय है? 4। जनरल फॉर्मूला माइनस के बाय एम होता है, लेकिन यहाँ ऐड क्या हुआ था? बी स्क्वायर बाय 2m। ऐड यानी कि भले सब्सट्रैक्शन हो रहा है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, नो डाउट, लेकिन याद रख लेना खाली एक ओमेगा का ये फॉर्मूला। और टाइम पीरियड का सर फॉर्मूला, 2m नो स्क्वायर, टाइम पीरियड का, हाँ बोल। 2m का स्क्वायर नहीं, 2m b नो बाई स्क्वायर, 2m का होल स्क्वायर। चलो, टाइम पीरियड का 2 पाई बाई अंडर रूट ओमेगा, और ओमेगा की जगह ये वैल्यू डाल दी, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल गया। बच्चों न्यूमेरिकल में ये चीज काम आएगी, बोलो इतना क्लियर? बस ये एक Yes, ही sir. स्लाइड में आपकी पूरी थियरी आ गई। फिगर याद रख लो, डेफिनेशन याद रख लो, एक्सप्लेनेशन अपने हिसाब से लिख लो, और बाद में ये डेरिवेशन कर लो सारे तीन, एक्स का, ओमेगा का और टी का फॉर्मूला। ओमेगा और टी का तो एक ही है, खाली ऐड किया हुआ तो इतना हुआ, जो ऐड हो रहा है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी हाईलाइटर कर रहा हूँ तो आपको याद रहे एग्जाम में, तो चेंज हुआ आगे वाले ऑसिलेशन के फॉर्मूला से। डाउट बच्चों किसी को? ना। चलो आगे बढ़ते, यदि क्लियर हो तो बताओ, चलो आंसर। बी डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, B, sir. ओके, नेक्स्ट। एम्पलीट्यूड, डैम्पिंग फोर्स किसके ऊपर डिपेंड है? एम्पलीट्यूड नहीं बेटा, ओके सॉरी, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम भी आएगा वैसे तो, समझ में आया? આજુબાજુનું થોડું સર, એનો પોતાનું એમ્પ્લિટ્યુડ ના જોવાના. नहीं नहीं, हाँ એટલે वैसे तो वो एम्पलीट्यूड का चेंजेस एक्चुअली डैम्पिंग फोर्स किसकी वजह से आ रहा है? आसपास के एटमॉस्फेयर, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से, लेकिन एम्पलीट्यूड में चेंज हुआ इसलिए फोर्स में चेंज हुआ है, राइट? वैसे आंसर एम्पलीट्यूड सही है, लेकिन ये भी अफेक्ट कर रहा है। एम्पलीट्यूड इज आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम्स। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इनकेस एग्जाम में ऐसा ए और सी का ऑप्शन दे तो हम रिफ्यूज नहीं कर सकते भाई ये नहीं आएगा ऐसा। समझ में आया कि नहीं? चलो नेक्स्ट, डैम्पिंग फोर्स का फॉर्मूला बच्चों, माइनस बी वी, माइनस वेरी बी गुड, ए। वेरी गुड। चलो, डैम्पिंग इंक्रीज्ड, डैम्पिंग कम इंक्रीज होता है, बोलो। पीरियड डिक्रीज, એરિયા decreases. यस, वेरी गुड, ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर ना? हेलो, चलो एक न्यूमेरिकल ले ले, थोड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है बच्चों, बहुत अच्छा, एक्चुअली एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल का न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द, ओके, डेटा दिया हुआ है, मास 200 किलोग्राम का, मास की इस साइड में डेटा लिख रहा हूं, 200 ग्राम का, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करो तो 0.2 किलोग्राम होगा बच्चों। के 90 एंड डैम्पिंग कांस्टेंट बी 40। डैम्पिंग कांस्टेंट क्या दिया हुआ बच्चों? बी। चलो अब फाइंड करना है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्या फाइंड करना है फर्स्ट नंबर में? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, याद करो, 2 पाई रूट के बाय एम माइनस बी बाय 2m स्क्वायर। एक मिनट हो बच्चों, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का ही पूछा है ना? तो m बाय के, हाँ, जनरल फॉर्मूला डालना है, उसका रीजन है वो मैं आपको सिखाऊंगा। एक्चुअली क्या है, यहाँ बी की वैल्यू जो है ना वो बहुत छोटी है के की वैल्यू से, ध्यान रखो, मैं एक हिंट दे रहा हूँ आपको हर बार, क्योंकि आप नो डाउट आपने जो जनरल फॉर्मूला हमने लिखा था ना अभी, कौन सा वाला? टाइम पीरियड का 2 पाई अंडर रूट वाला, ये 2m का होल स्क्वायर, नहीं b बाई 2m का होल स्क्वायर, जनरल फॉर्मूला तो यही है। अब यहाँ आप चाहो तो इसमें भी वैल्यू डाल सकते हो, गुजरात बोर्ड वाले को प्रॉब्लम्स नहीं होगा, लेकिन सीबीएसई वाले इतना याद रखो, कैलकुलेशन टफ हो जाता है, तो उस टाइम पे हम एक हिंट देखेंगे बी की वैल्यू और के की वैल्यू का,
यदि बी की वैल्यू और के की वैल्यू में बहुत जमीन आसमान का फर्क हो, अब जमीन आसमान का कैसे बोल सकते कि ये ग्राम में है डेटा, देखो तो बी को किलोग्राम में कन्वर्ट करो तो क्या होगा बच्चों, 0.04 होगा, हाँ कि ना। डेटा मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट, क्योंकि यहाँ न्यूटन में है ना, तो एम के सिस्टम के साथ कंपैरिजन होगा। अब के की वैल्यू देखो क्या है यहाँ 90 और बी की वैल्यू 0.04। इसका मीनिंग यह डैम्पिंग जो है ना बहुत कम हो रहा है, यानी कि वन टाइप ऑफ नेचुरल ऑसिलेशन जैसा ये टाइम पीरियड होगा। हेलो हेलो, नहीं समझ में आया? Yes, sir. यहाँ मैं बी की वैल्यू यहाँ डालू ना तो भी हमारा आंसर वही रहेगा, ऑलमोस्ट नियर अबाउट, और ना डालू तो भी वही रहेगी, क्योंकि यहाँ के रिस्पेक्टिवली बी की वैल्यू बहुत छोटी, और यहाँ तो वैसे आप समझो यहाँ 0.04 डालू, 0.04 का होल स्क्वायर करो और उसको भी 2m से डिवाइड करो तो बहुत छोटी वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी ये वैल्यू? बहुत k by m is much greater than b by 2m का whole square. So that's why we just neglect the term b by 2m. तो फाइनली टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल जाएगा हमें 2 पाई। बस इसीलिए किया, आंसर आप चाहो तो यहाँ वैल्यू डाल के सोल्व कर सकते हो, बट आपका आंसर इसी फॉर्मूला से जो आंसर मिलेगा उससे ऑलमोस्ट नियर अबाउट मिलेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? हेलो Yes, sir. ओके, ये आपका टाइम कम करने का हिंट दिया है मैंने कि देख लो कि के की वैल्यू और बी की वैल्यू में बहुत फर्क नहीं है ना। यदि फर्क है तो यही फॉर्मूला डाल दो, हमारा पुराना वाला के बाय एम, उसको और अच्छे से लिखे तो क्या लिखते थे याद हो तो, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो ये फॉर्मूला डाल दो यदि ये सिचुएशन हो तो, ध्यान रखना, कीप इन माइंड, ये बहुत काम आएगा एग्जाम में आपको। ओके, कोई डाउट बच्चों हाँ। किसी को? ना। ओके गुड, चलो तो यहाँ वैल्यू डालने से आंसर मिल जाएगा आपको। फर्स्ट नंबर कर लोगे ना, 2 पाई m की वैल्यू 0.2 और k की वैल्यू दी है 90, सॉल्व करो तो आपको t की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों। एनी डाउट्स? ना। ओके, अब हम b की वैल्यू निकालते। टाइम टेकन फॉर इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेशन टू ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। एम्पलीट्यूड के बारे में बात की है b में। तो बच्चों एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था डैम्प्ड ऑसिलेशन में? A is equals to E naught e raised to minus BT upon 2m, हाँ कि ना? याद हो तो मैंने कंपैरिजन से एक बार बताया था, यहाँ कॉस वालू। कहीं कहीं मैंने बताया था ये चीज, ये रहा। यहाँ जनरली ए नॉट आता है ना फॉर्मूला में, तो याद रख सकते हो ए नॉट ई रेज़ टू माइनस BT अपॉन 2m। विदाउट, ये स्क्रीनशॉट ले लो ना। बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि यही आपका डैम्प ऑसिलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट है। ले लिया? और मैंने कहीं बताया था, मुझे याद है यार, क्यों ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने ये रहा देखो, है डैम्प ऑसिलेशन में बताया था मैंने, इसकी जगह ए यानी कि ए नॉट ई रेज़ टू BT बाई 2m। कोई डाउट बच्चों? ना। याद आया मैंने बताया था? हाँ, इसलिए मैंने कंफ्यूज हुआ कि एक्चुअली भूल गया कि क्या मैं। चलो तो बैक टू द टॉपिक, न्यूमेरिकल्स आ जाता है हम। a इज इक्वल टू, क्वेश्चन में बी में क्या दिया हुआ देखो, टाइम टेकन फॉर इट्स टाइम टेकन फॉर इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन टू ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ए की वैल्यू क्या हो रही है? ए की वैल्यू बच्चों इनिशियल वैल्यू, ए नॉट इनिशियल वैल्यू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, उससे आधी हो रही है, तो ए की जगह यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों में, ए नॉट बाई 2, हाँ ना बोलो? टेक्स्ट बुक में दिया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ बच्चों। इनिशियल वैल्यू से ए की वैल्यू आधी हो रही है। अब ए क्या है तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये ए नॉट फिक्स टर्म है, ए नॉट कट बच्चा यहाँ 1/2, दोनों साइड लॉग ले लो बच्चों, तो यहाँ लॉग ले लोगे तो क्या होगा, ई रिश टू कट हो जाएगा तो खाली माइनस BT बाई 2m बचेगा। याद है एक चीज मैंने बताई थी, 2 इज इक्वल टू 2 रिश टू 2 हो, समझ लो, तो दोनों साइड मैंने लॉग लिया, log e बेस e 1 हो जाता है और पावर आगे आ जाता है।
तो ये log e बेस e1 तो log 2 इज इक्वल टू 2। ये कॉन्सेप्ट पता है बच्चों? तो यहाँ मैंने दोनों साइड मैंने क्या लिया, log लिया, बायो वाला खास ध्यान रखना। तो log लोगे तो e रेज़ टू का टर्म निकल के उसका जो पावर है वो बचेगा खाली। मैंने यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ है, ऐसे आता है ये टर्म्स पूरा कैसे हो रहा है वो। अब आपको खाली t की वैल्यू फाइंड करनी है। log 1/2 की वैल्यू याद कर लो, t को मेन बना लो पहले तो। नीचे क्या बचा, b बचा ना। चलो कर लोगे वैल्यू डाल के सॉल्व बच्चों। log ln/2 की वैल्यू कैसे करोगे, 2.303 इंटू log 2, सॉरी log 1/2, 1/2 log नहीं होगा इसलिए 0.5 में देखना। 2 m की वैल्यू क्या दी थी आपको, m की वैल्यू 0.2 और b की वैल्यू क्या दी है 0.04, 0.04 किलोग्राम में किया ना हमने, ये नहीं लेना है। तो बस सॉल्व कर दो तो t की वैल्यू मिल जाएगी। कोई डाउट ना। सम समझ में आया b नंबर का? ओके चलो, एम्पलीट्यूड आधा हो गया 1/2। अब यहाँ प्योर मैथ से यदि लॉग टेबल आ गया हो तो अच्छे से समझ में आया, अदरवाइज यहाँ से देख लेना ये कॉन्सेप्ट। अब हम लिख लेते हैं सी नंबर का, कि टाइम टेकन फॉर मैकेनिकल एनर्जी टू ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। एनर्जी जो है वो इनिशियल वैल्यू से आधी होनी चाहिए। हेलो, एनर्जी जो है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था याद करो, हाफ के एक्स के ए स्क्वायर था, डिराइव किया था हमने याद हो तो। अब एनर्जी कितनी हो रही है बच्चों, आधी हो रही है। ई की वैल्यू कितनी दी है यहाँ, E0/2 जितनी इनिशियल वैल्यू से हाफ के कांस्टेंट। ए इज इक्वल्स टू ऐसा लिख सकता हूँ A0 e⁻ BT/2m। हेलो, अब E0 यानी कि ऐसा लिख सकता हूँ, 2 तो चलो कट हो गया। E0 यानी कि हाफ के A0 स्क्वायर इनिशियल वैल्यू, इनिशियल टेम्परेचर, सॉरी एम्पलीट्यूड। नहीं समझ में आया? ये समझ में आया स्टेप बच्चों? देखो E है तो हाफ के ए स्क्वायर है, और E0 है तो हाफ के A0 है। अब समझ में आया? यहां हमने कोई पर्टिकुलर वैल्यू ली थी तो ई का फॉर्मूला डाला। अब ये बताया हो कि इनिशियल वैल्यू से आधी हो रही है ई की वैल्यू उस टाइम, इस टाइम पे के ए स्क्वायर, ए की जगह ये जनरल ए का फॉर्मूला डाल दिया स्टैंडर्ड फॉर्म वाला। ई की वैल्यू E0 से आधी हो रही है, हाफ हो रही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब 2 कट, E0 यानी कि क्या, इनिशियल वैल्यू का एनर्जी, इनिशियल एनर्जी हाफ के A0 ए स्क्वायर, बाद में ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। भाई पता चला कि नहीं? ये सब कुछ कट, तो हाफ, यहाँ क्या बचा ई रिश, अब यहाँ 2 कट हो जाएगा तो यहाँ बचा -BT/2m, BT/m, सॉरी 2 कट हो गया। तो सेम आगे का सिचुएशन मिला, देख लो, हाफ e⁻ BT, यहाँ खाली 2 था, बस यहाँ 2 नहीं आ रहा है यहाँ, क्योंकि 2 यहाँ कट हो रहा था, ऊपर 2 था इसलिए। तो सेम यही चीज कर लोगे सॉल्व, अब t की वैल्यू निकालनी हो तो। ओके, सेम सम है, खाली यहाँ कितना फर्क था, यहाँ जो 2m है ना उसकी जगह 2 नहीं है, यानी कि जो आंसर आएगा ना इससे आधा आंसर आ जाएगा। यहाँ जो t की वैल्यू होगी ना, एक्चुअली यहाँ जो t की वैल्यू आएगी वो पहले वाले b से आधी हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं, बोलो? पक्का ना? इसकी t की वैल्यू आंसर जो समझ लो यहाँ आ रही है 6.93, तो इसकी t की वैल्यू उसकी आधी हो जाएगी 3.40। अभी मैंने डायरेक्टली देख के लिख दिया है, लेकिन आप अपने हिसाब से बाद में देख लेना। चलो, सम समझ में आया? अच्छा सम था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम था। ओके, आगे बढ़ू, सम समझ में आया हो तो। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स्ड ऑसिलेशन। ओके, फोर्स्ड ऑसिलेशन मींस व्हाट? फोर्स्ड ऑसिलेशन यानी कि अब समझ लो कि आपका ऑसिलेशन डैम्पिंग हो रहा है। अब हिचके आप, यानी कि आप स्विंगिंग कर रहे हो, हिचके खा रहे हो, तो क्या करोगे कंटिन्यूस हिचके खाने के लिए? किसी को बोलोगे भाई पीछे से धक्का लगा, या अपने पैर से फोर्स लगाओगे, हाँ कि ना? तो उस टाइप के ऑसिलेशन को बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। यानी कि
वो ऑसिलेशन जो डैम्प हो रहा है, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, बंद हो रहा है, उसको चालू रखने के लिए यदि बाहर से हम एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट करें या एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूस दे, तो उस टाइप के ऑसिलेशंस को बोलते हैं हम फोर्स्ड ऑसिलेशन। और स्विंगिंग हमारा बेस्ट एग्जांपल है इस टॉपिक का। हम जो स्विंग कर रहे होते, पैरों से धक्के लगाते, कंटिन्यूस स्विंगिंग कर रहे होते। हाँ ना बोलो? बाकी सारे स्टूडेंट भाई समझ में आया? हाँ Yes, sir. चलो, तो forced oscillation means what? When a body oscillates under the influence of an external periodic force, not with its own natural frequency, but with the frequency of the external periodic force, its oscillations are said to be forced oscillation. थोड़ा डेफिनेशन टफ है लेकिन समझना बहुत इजी है। ओके, डेफिनेशन हार्ड लग रही है लेकिन कॉन्सेप्ट इजी है कि व्हेन अ बॉडी ऑसिलेट अंडर द इन्फ्लुएंस एक्सटर्नल फोर्स, जब बॉडी ऑसिलेट कर रही है किसकी वजह से? कोई एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की वजह से। नो डाउट उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जितनी फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्योंकि हम बाहर से फोर्स दे रहे हैं तो उस बाहर की फ्रीक्वेंसी हम अप्लाई करेंगे, तो उस टाइप के ऑसिलेशन को बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। समझ लो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 60 थी लेकिन मैंने फोर्स लगाया, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 6, लेकिन अब जो घूम रहा है वो 70 से घूम रहा है। नहीं समझ में आया क्या हो रहा है? देखो समझी क्या? पहले वो घूम रहा था 60 से कंटिन्यूस, 60। अब एक्चुअली क्या हो रहा है, डैम्पिंग की वजह से 60, बाद में 50, बाद में 40, 30 कम होने वाला था, लेकिन हमने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया कंटिन्यूस। अब एक्चुअली उसकी फ्रीक्वेंसी 60 थी लेकिन उस फोर्स की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी में कुछ ऐड होके वो समझ लो 80 हो गई। अब जो एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूस लगाएंगे और 80 को कंटिन्यूस रखेंगे, अब जो वाइब्रेशन होगा उस एक्सटर्नल फोर्स की एम्पलीट्यूड के साथ उस फ्रीक्वेंसी को ऐड करने के बाद उसका वाइब्रेशन होगा, तो उस टाइप के ऑसिलेशन को हम बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब डेफिनेशन रीड करो, शायद फील होगा इस वैल्यू के साथ कंपेयर करके। ओके हाँ तो the second turning fork vibrate automatically when the first fork is given certain vibration. ऑटोमेटिक आप देखना है, एक्चुअली ये लैब के अंदर करवाएगी आपको कि एक को वाइब्रेट करोगे दूसरे के अंदर वाइब्रेशन जनरेट होगा। इस प्रेशर, उस यहाँ के जो एयर मोलिकुलर्स होते हैं ना, उसकी प्रेशर की वजह से ये भी वाइब्रेशन होना स्टार्ट कर देता है बच्चों। एग्जाम्पल ये सारे है कि भाई एक वाइब्रेटिंग फोर्क को हम स्टेम करें तो दूसरा भी वाइब्रेटिंग जो टर्निंग फोर्क होता है वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है। दूसरे के एग्जांपल सितार और वायलिन का जनरली हम यूज कर रहे होते हैं अपनी रूटीन लाइफ के अंदर। ओके, वाइब्रेशंस जो साउंड जनरेट होता है ना, हाई लो पिच हाई पिच, इसकी वजह से हो रहा होता है। ओके, उसका थोड़ा डेरिवेशन है इसलिए, लेकिन आप एक काम करो, रीजॉइन कर लो लेक्चर्स को पहले। चलो ओके, लेक्चर्स को रीजॉइन कर लो, करा देता हूँ डेरिवेशन सब कुछ।